नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, पूरी दुनिया के सामने आज बस एक ही बड़ा सवाल है कि क्या ईरान के हालात सुधरेंगे या अभी और बिगड़ेंगे, और अगर बिगड़ते बिगड़ते बेकाबू हो गए तो फिर आगे क्या होने जा रहा है। अब सच यह है कि ईरान में जैसे जैसे विरोध और प्रदर्शन, तोड़फोड़, हिंसा बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे युद्ध की आशंका भी बढ़ रही है। और आज युद्ध की इस आग में, इस आशंका में घी डाल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब समय बहुत कम है और अगर ईरान बातचीत के लिए जल्द टेबल पर नहीं बैठता तो हो सकता है कि हम बातचीत से पहले ही अटैक कर दें ईरान पर। अब ट्रंप के इस बयान पर मुंह तोड़ जवाब दे दिया ईरान ने। ईरान की जो संसद है, वहां के जो ताकतवर स्पीकर हैं, उन्होंने कहा कि इस बार हम मौका नहीं देने जा रहे, ना ट्रंप को मौका देंगे ना नेतन्याहू को मौका देंगे। इस बार जरा सी भी आहट होगी तो पहला हमला ईरान बोलेगा, यानी अमेरिकी हमले से पहले हम अटैक करेंगे। अब ईरानी संसद के ये जो स्पीकर हैं मोहम्मद गालिबफ, ये खामेनेई के बहुत करीबी माने जाते हैं, लिहाजा इनकी जो बात है उसको यूं ही समझा जाए कि खामनेई बोल रहे हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर बोल रहे हैं। अब दोस्तों, जो स्पीकर साहब है, इनकी बात यहीं खत्म नहीं हुई। इन्होंने कहा कि यूं तो जो सेना है, ईरान की सेना है, ताकतवर सेना है, अभी बैरक पे सड़कों पर नहीं आई है। विरोधियों से, प्रदर्शनकारियों से पुलिस लड़ रही, सेना नहीं लड़ रही। लेकिन सेना को हमने रेड अलर्ट कर दिया है और अगर जरा सी भी हलचल अमेरिकी बेस पे हुई तो हम सातों के सातों बड़े बेस जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के हैं अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल से उड़ा देंगे। और हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल, इसको अमेरिका की टेक्नोलॉजी नहीं रोक सकती है। अब दोस्तों, सवाल है कि क्या वाकई जंग होने जा रही है। एक ऐसा सवाल जो सारी दुनिया के सामने, और अगर इस सवाल की गहराई में जाना है, अगर इस पूरे खेल को समझना है, इस वॉर गेम को समझना है, तो मुझे लगता है कि चार किरदारों को, चार व्यक्तियों को समझना, उनके इरादों को समझना बेहद जरूरी है। और बहुत आसानी के साथ मैं आपके सामने फैक्ट्स रखने जा रहा हूं सिर्फ 2 सेकंड के अंदर, कि वो चार किरदार कौन हैं जो हो सकता है कि अगर भिड़ गए तो थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है। ये मैं एग्जैगरेट नहीं कर रहा हूं, बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा, सच्चाई है। अब दोस्तों, जो पहला किरदार है इस पूरे खेल में, वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। ट्रंप चाहते हैं कि वेनेजुएला की तरह यहां भी कोई बड़ा ऑपरेशन कर दें, और उनको लगता है कि अगर सेना, ईरान की सेना अगर बैरक से निकलकर सड़कों पर आती है और कत्लो गारत होती है, अगर सड़कों पर हिंसा होती है, तो अमेरिका को मौका मिलेगा दखल देने का। और अमेरिका अगर अटैक करता है तो खामनेई साहब की ये जो रिजीम है, सरकार है, इसको बदला जा सकता है और अपनी सरकार, मनमाफिक सरकार, वहां बैठाई जा सकती है। अब उतने ही इंपॉर्टेंट अली खामनेई हैं, सुप्रीम लीडर हैं इस वक्त ईरान के, और दुनिया में उनकी एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड में उनका एक रसूख तो है, तो आपको मानना पड़ेगा। अब खामनेई चाहते हैं कि भाई सेना को बैरिक्स में रखा जाए, जो पैरामिलिट्री है, पुलिस है, जो लॉ इन्फोर्सर्स हैं, वही इस जनता से निपटें, ये बहुत बड़ी हिंसा में ना निपटे। और आज खामनेई ने वहाँ पर, बल्कि मैं कहूँगा 2-3 दिन से, अपने समर्थन में तमाम बड़े जुलूस निकालें। वो न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, क्योंकि अगर सड़कों पर ईरानी मारे गए तो क्रेडिबिलिटी खराब होगी सरकार की। इसलिए वो चाहते हैं कि किसी तरह से हालात सुधर जाएं। लेकिन एक पैतरा उनका यह भी है कि अगर अमेरिका इसमें इंटरवीन करता है तो फिर मिसाइलें तैयार हैं। जैसे स्पीकर ने कहा था ना, हाइपरसोनिक मिसाइल्स तैयार हैं हमारी। पहला टारगेट अमेरिकी बेसिस होंगे मिडिल ईस्ट में। अब दोस्तों, मिडिल ईस्ट, मध्य एशिया की ये जो टेंशन है या जंग जैसे हालात हैं, इसमें अगर सबसे ज़्यादा आग में कहीं कोई घी डाल रहा है तो ये साहब हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर। जो आप कह सकते हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू का मतलब है कि दो जिस्म एक जान। और वो सिर्फ ट्रंप और नेतन्याहू की बात नहीं, इजराइल और अमेरिका की यहाँ पर बात हो रही है। नेतन्याहू की दरअसल जो सच्चाई है, आगे मैं और इसको एक्सप्लेन करूँगा, सच्चाई है कि नेतन्याहू की खुद की कुर्सी
हिली हुई है, बहुत कमज़ोर है। और वो चाहते हैं कि इस कुर्सी को बचाने के लिए खामनाई की कुर्सी हिला दी जाए, तख्ता ही पलट कर दिया जाए। खामनाई की जगह कोई सरकार आ जाती है जो मन माफिक हो तो बात बन जाएगी, अपनी कुर्सी बच जाएगी। तो ये खेल कहीं ना कहीं कुर्सी का भी है। जो हिंसा आप देख रहे हैं इसके पीछे एक अदद कुर्सी का भी सवाल है। अब इसी पूरे मामले में जो चौथे किरदार हैं, हालांकि शख्सियत बहुत भारी नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत हैं। आप कह सकते हैं इनको लेकर ही झगड़ा हो रहा है, ट्रंप कर रहे हैं। ये साहब जो है, इनका नाम है रज़ा पहलवी। मैं पहले वीडियो में भी इनका जिक्र कर चुका था। ये ईरान के जो बादशाह थे रज़ा पहलवी, उनके ये बेटे हैं। अपने को क्राउन प्रिंस कहते हैं। अभी भी अपने को रूलर मानते हैं, ये ईरान का शासक मानते हैं। और ये चाहते हैं कि अगर वहाँ पर हालात बेकाबू हो जाए, अगर वहाँ पर हिंसा और ज़्यादा बढ़ जाए और अमेरिका इंटरवीन करते, तो हो सकता है कि जो मौजूदा तेहरान में सरकार है उसका तख्ता पलट हो जाए। और क्योंकि ये जो साहब हैं गोदी नेता, गोद में बैठे हैं ट्रंप की, रज़ा पहलवी, इनको मौका मिल जाएगा एक बार फिर से बादशाहत करने का। तो इनकी चाहत सिर्फ एक है, अरमान एक है कि वहाँ पर खूब हिंसा हो, जैसे कत्लो गारत खूब हो, इतना हो कि अमेरिका इंटरवीन करे, सरकार पलटे और ये साहब गद्दी में बैठ जाएं। अब रज़ा पहलवी जो ख्वाब देख रहे हैं वो दरअसल ख्वाब वही है जो ट्रंप देख रहे हैं। ट्रंप भी चाहते हैं कि खामनाई की जो सरकार बार बार में रेसिस्ट करती है, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को, अरब वर्ल्ड को जो अमेरिका से जुदा करना चाहती है। मिडिल ईस्ट में वो चाहती है कि किसी तरह से इज़राइल को, जो यूएस रिप्रेजेंटेटिव है मिडिल ईस्ट में, उसको एकदम से काबू में किया जाए, मुट्ठी में किया जाए। इसलिए अमेरिका के जो सबसे बड़े दुश्मन हैं स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में, वो खामनाई हैं। और वो चाहते हैं कि खामनाई को हर कीमत पर हटाया जाए और एक ऐसी सरकार तेहरान में लाई जाए जो कठपुतली हो। और रज़ा पहलवी उस कठपुतली के किरदार में सबसे मुफीद है। यानी कठपुतली नाचेगी तेहरान में, जिसकी डोर वॉशिंगटन में ट्रंप साहब के पास होगी। जो वो वेनेजुएला में करना चाहते हैं, कोलंबिया में करना चाहते हैं, क्यूबा में करना चाहते हैं, ईरान में करना चाहते हैं, कठपुतलियाँ खड़ी करना चाहते हैं दुनिया के नक्शे पर, और सारी डोर मिस्टर ट्रंप के हाथ में हो। अब दोस्तों, आज भी समूचे ईरान में, ईरान की समूची ज़मीन पर, चाहे वो तेहरान हो या बाकी बड़े शहर हों या कस्बे हों या छोटे छोटे और ज़्यादा आप कह सकते हैं तहसीलें हों, छोटे छोटे कस्बे, इलाके, हर जगह प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन ये प्रदर्शन अब दो तरह के हो रहे हैं। एक प्रदर्शन वो है जो खामनाई के अगेंस्ट है, जिसको कोई ना कोई एजेंसी, खुफिया एजेंसी स्पॉन्सर कर रही है, और दूसरा प्रदर्शन वो है जो सरकार के फेवर में है। दो तरह के प्रदर्शन हैं। अब सवाल ये है कि ये प्रदर्शन क्या कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति बना देंगे कि पूरा ईरान जलने लगे, स्थिति बेकाबू होती जाए। और फिर जो मेरा सवाल था कि अगर स्थिति बेकाबू होती है तो क्या फिर जंग हो सकती है? और वो जंग, छोटी मोटी जंग इस बार नहीं होगी। ईरान कोई वेनेजुएला नहीं है, ईरान कोई फिलिस्तीन नहीं, ईरान कोई छोटा मुल्क नहीं है। एक हाइपरसोनिक मिसाइल की पावर है, एक ऐसी पावर जो रूस और चीन को भी मिसाइल टेक्नोलॉजी दे रही है। उसकी कुछ मिसाइल्स ऐसी हैं जिसको अमेरिका भी नहीं रोक सकता है। तो ताकत कहीं ना कहीं पिछले 30-40 वर्षों ने ईरान ने भी पैदा की, मिलिट्री ताकत। देखना यह है कि ये जंग होती है या जंग रुकती है, और जंग तभी रुक सकती है जब हालात सुधरें। सवाल यह है कि आगे होने क्या जा रहा है, क्योंकि जो कुछ होगा अगर बुरा होगा तो हम और आप उसकी आंच से बच नहीं सकते, दुनिया नहीं बच सकती उसके आंख। और आज इत्तेफाक से एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जो जनवरी के पहले हफ्ते में तेहरान में थे। वहाँ के बड़े बड़े पत्रकारों से बात हो रही थी, उन पत्रकारों से बात हो रही थी जो वहाँ की मिलिट्री समझते हैं, खामनाई के पूरे निज़ाम को समझते हैं। अमरीश मिश्रा इज़राइल को भी जानते हैं, अमेरिका के इनसाइड भी रखते हैं। इनको सुनिए, सहज हिंदी बोलते हैं, हिंदुस्तानी बोलते हैं, और जो बातें ये कह रहे हैं वो बातें हैं जो हो सकता है मीडिया में आपको सुनाई ना दे। मिश्रा जी, पहले हफ्ते में, इस साल के, बल्कि इसी महीने के पहले हफ्ते में आप जब तेहरान में थे, आपकी कई वहाँ पत्रकारों से बातचीत हुई, वहाँ के उन पत्रकारों से बातचीत हुई जो खेमनाई के बहुत, अली खामनाई के बहुत करीब हैं, वहाँ के रिजीम के बहुत करीब हैं। और फिर आपने वहाँ के पार्लियामेंटेरियन से भी बात की, सारे लोगों से बात। ये जो स्पीकर कह रहे हैं, ईरान के सबसे वन ऑफ द टॉप लीडर्स, वहाँ के पार्लियामेंट के स्पीकर जो खामेनेई के क्लोज हैं,
उन्होंने कहा है कि हम आहट से पहले, अगर हमें कोई आहट मिलती है अमेरिका की तरफ से कि अमेरिका हम पर अटैक करने जा रहा है, उससे पहले, उस धमकी से पहले हम मिसाइल फायर कर देंगे, हम फर्स्ट अटैक करेंगे। बहुत ही मतलब मैं पहली बार देख रहा हूं ईरान के इस एग्रेशन को, वरना ईरान की जो पॉलिसी है वो फर्स्ट अटैक की नहीं है। क्या वाकई ईरान की तैयारी है, घेराबंदी कर रखी है, जितने भी यूएस के जो वहां पर बेस हैं, चाहे वो एयर बेस हो या नावल बेस हो, यानी जो जंगी जहाज समंदर में है, उन वो सब पर निशाना साधा जाएगा? मैं समझना चाह रहा था आपसे। देखिए, मैं आपको बहुत संक्षेप में बताता हूं ताकि सब लोग समझ, आसान भाषा में। ईरान की तैयारी जिस स्तर की है, ये अभी मेरे ख्याल से बहुत लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और वो तैयारी ऐसी है कि उसमें उन लोगों ने अपने जो मिसाइल इंस्टॉलेशन है वो पूरे देश में उन्होंने फैला दिए हैं, एक जगह केंद्रित नहीं है। अच्छा, अमेरिका मतलब के मिसाइल बेसिस सिर्फ तेहरान नहीं है, तेहरान में ही नहीं नहीं, है, आसपास नहीं है, चारों तरफ है। चारों तरफ है। और ईरान जो है बड़ा देश है, एक बड़ा देश है, उत्तर प्रदेश के बराबर है समझ लीजिए, मतलब ऑलमोस्ट उत्तर प्रदेश जितना बड़ा है। उत्तर प्रदेश अगर देश होता तो छठा देश आबादी होता जी। सबसे बड़ा, जी। मतलब जो उसका क्षेत्रफल है। तो तेहरान में आप सोचिए तो मेरठ से लेके और बलिया तक, आप इस तरह से देखिए, पूरा जी। वेस्ट से लेके ईस्ट, नॉर्थ से लेके साउथ, हर जगह करमनशाह से लेके बुशहर तक, उसके बाद उधर सिस्तान बलूचिस्तान से तेहरान तक पूरा। और जो दो जी। माउंटेन रेंजेस है वहां, वहां दो माउंटेन रेंजेस हैं, जागरोस और अल्बोर्ज। तो वो माउंटेन रेंजेस हैं वहां, उनके पहाड़ों के अंदर मिसाइल्स हैं। ओके। अब ये जो तैयारी है, ये ऐसी तैयारी है कि जो वाकई वो कह रहे हैं वो ऐसे गीदड़ भभकी नहीं है। वो ओके। वो चीज नहीं है कि जैसे इराक में हुआ या अफगानिस्तान में हुआ ना। ये एक अलग ही सिनारियो है और बहुत जी। ही दिल दहला देने वाला सिनारियो है। जी। इसमें जो आज है, जी, जी, आज जहाँ पर स्पीकर ये कह रहे हैं, उधर ट्रम्प का ये कहना है कि हम भाई बातचीत तो करना चाहते हैं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, अगर ईरान हमसे बातचीत करे, लेकिन बातचीत जल्दी करे, क्योंकि हो सकता है बातचीत से पहले ही हम हमला कर दें। ये ट्रम्प का आज का स्टेटमेंट है। तो क्या ईरान बातचीत के लिए तैयार है किसी तरह की, किसी तीसरे देश में, या ईरान का इस वक़्त मूड बातचीत का नहीं है, आर-पार की लड़ाई की तरफ ईरान बढ़ रहा है? जब से देखिए 12 दिन का युद्ध हुआ है जून 2025 में, उसके बाद से बातचीत के कम से कम 100 से ज्यादा प्रयास हो चुके हैं। और 100 अमेरिका से ने भी ज़्यादा। कोशिश की, 100 से ज्यादा। ईरान ने भी कहा है, लेकिन यही नहीं तय हो पाया कि बातचीत किस मुद्दे पे हो, क्योंकि ईरान का ये कहना है कि पिछली बार बातचीत के दौरान ही हमला हुआ। और खामनेई और इमाम खामनेई साहब ने इस बात को कहा भी है कि अमेरिका का विश्वास नहीं किया जा सकता। तो ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। और जो तीसरा देश जो ओमान, जहां पिछली बार बातचीत हुई थी 12 दिन के युद्ध के पहले, उसने भी इस तरह के स्टेटमेंट दिए अभी 2-3 महीने पहले कि हम तभी बातचीत अपने यहाँ रखेंगे जब कोई दोनों तरफ से गारंटी हो कि युद्ध नहीं हो। और खास तौर पे अमेरिका की तरफ उनका इशारा था। अब आप देखिए, अब इस तरह के माहौल में ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान ने हमसे बातचीत करने के लिए अप्रोच किया है। अब किसने अप्रोच किया है? क्योंकि ईरान की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि हम अमेरिका से बातचीत करना चाहते, बल्कि जी। जो बयान अभी आप कह रहे थे गालिबाफ का, वो आया है। और मोहसिन अराकी जो बहुत बड़े वहां के आयतुल्ला हैं और जो फतवा देते हैं, उनका भी बयान आया है कि इमाम खामनेई के खिलाफ अगर कोई पर्सनल हमला होता है तब फिर पूरी दुनिया में जिहाद का ऐलान हो जाए। अच्छा। अब आप सोचिए, बहुत बड़ा स्कैरी सिनारियो ये मतलब ये वो कह रहे हैं कि अगर अली खामनाई पर, मौलाना अली खामनाई पर हमला होता है, तो फिर अरब वर्ल्ड एक हो जाएगा। ये आप कहना चाह रहे हैं, मतलब जो इस्लामिक कंट्रीज हैं? उनका यही कहना है। उनका ये कहना है कि फिर जो जिहाद का कॉल आएगा, फिर हर मुस्लिम के लिए, यानी जो भी मुस्लिम है उसके लिए लाजिम हो जाएगा कि वो अमेरिका, इजराइल और नेटो, यानी वेस्ट की तमाम एम्बेसीज पे हमला, उनके इंडिविजुअल्स पे हमला, व्यक्तियों पे हमला, ये भी लाजिम हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि सेना जो है वो अभी बैरक्स में है और सेना अभी सड़कों पर नहीं आई है?
आज क्राउन प्रिंस रजा शाह पहलवी ने उन्होंने आज कहा है कि ईरान की जो फौज है वो तय कर ले और ईरान के जो सरकारी कर्मचारी वो तय कर लें कि आप जनता के साथ खड़े हैं या आप अली खamenei के साथ खड़े हैं। आप तय कर लीजिए, 48 घंटे का मैं वक्त आपको दे रहा हूँ। ये जो रजा पहलवी हैं, ये क्या चाहते हैं? ये क्या चाहते हैं कि वहां पर कत्लो गारत हो, फिर अमेरिका हमला करे और जब हमला करे तो वहां से रिजीम हटाई जाए और इनको गद्दी मिल जाए? क्या ये आपको गद्दी का खेल भी लगता है? ये सीधे गत्ते का खेल है। देखिए, अमेरिका जो है वो रजा पहलवी को अभी अपना मुखौटा बनाए हुए हैं कि ये एक विकल्प है, क्योंकि पिछली बार 12 दिन के युद्ध में ये बात आ रही थी कि अमेरिका ने कोई, हालांकि उसमें उस बार भी ये कुछ बोले थे, लेकिन मजबूती से कोई विकल्प नहीं पेश किया था। अब अमेरिका को ये लग रहा है हम विकल्प पेश कर रहे हैं। और जो इन्होंने ये बात कही है, देखिए ये बात तब कही जाती है जब आर्मी से अपील की जाती है, किसी देश की आर्मी से, कोई डिसिडेंट जो बाहर है, चाहे वो शाह हो कोई भी हो, जो आर्मी से जो अपील करता है कि तुम अब डिवाइड हो जाओ, तुम हमारे साथ हो या उनके साथ, इसका मतलब है कि सिविल वॉर को वो दावत दे रहा है। और बताइए क्या है, सिविल जी वॉर जी। को वो दावत दे रहा है कि अब ईरान में सिविल वॉर हो सीधे तौर पे, और उसका अंत यही है कि उनके नजरिए से कि रिजीम चेंज। और ओके। जिस तरीके से ईरान की जनता आज सड़कों पे आई है खामनेई साहब के समर्थन में, उनके समर्थन में, आज तो जी उनके जी जी हाँ, जो काउंटर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जो काउंटर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और वो आपको बताएं तो छोटे छोटे शहरों में, मश्त में हुआ, करमनशाह में हुआ, तेहरान तो छोड़ दिए, तेहरान में तो बहुत बड़ी भीड़ आई, कम से कम 1 मिलियन के ऊपर, उसको मिलियन मैन्स मार्च भी कहा गया। तो तेहरान में जो हो रहा है, लेकिन जो इवन जो जैसे ऐसे इलाके हैं खुरासा वगैरह जो बिल्कुल ईस्ट की तरफ हैं, वहां पर भी ये हुआ, उधर तबरीज में हुआ, ऐसी तमाम जगहों पर प्रदर्शन बड़े बड़े हुए जो इमाम खामनेई का समर्थन उन्होंने रीइटरेट किया। जी। लेकिन लेकिन इसमें एक बात मैं फिर से कहूंगा कि जब बात सिविल वॉर की होती है और जब बात आर्मी के डिवीजन की हो जाती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो होगा, आईआरजीसी इस समय एक यूनिफाइड फोर्स है, वो अभी अपनी सरकार के साथ, और ये खामनेई उनके साथ है पूरी तरह से। लेकिन अगर ये होता है तो फिर बहुत बड़ा खूनी खेल होगा। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जैसे आप वहाँ के पत्रकारों से मिले, तमाम ऑफिशियल से मिले, पॉलिटिशियन से मिले, कुछ इस तरह की आपको इनपुट मिली कि ये जो अनरेस्ट डेवलप हो रहा है या पहले भी जिस तरह के प्रोटेस्ट हुए या जो वहाँ पर हमने असैसिनेशन देखी, हत्याएं देखी, न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्याएं या आर्मी के ऑफिसर्स की हत्या, क्या एक बड़ा मोसाद का नेटवर्क तेहरान में, ईरान में है, जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद, क्या उसका एक नेटवर्क है? और क्या मोसाद का, आपको ऐसा लगता है एक्सपर्ट के नाते, मोसाद का इस सिविल प्रोटेस्ट में, ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, क्या मोसाद से कोई कनेक्शन है? इस तरह की कोई इनपुट आपको मिली? बिल्कुल, देखिए मोसाद के बारे में वहां एक बहुत ही क्लियर कट एक व्यू था, क्योंकि 12 दिन के युद्ध में भी मोसाद ने अपने एजेंट्स के थ्रू ही सबसे पहले हमला करवाया था, जिसमें साइंटिस्ट, आपने जैसे कहा किलिंग्स साइंटिस्ट हुई का थी। असैसिनेशन हुआ, वो सब क्यों, वो कैसे हुआ? वो इजराइल ने मिसाइल नहीं मारी थी, वो अंदर ही उनके उन्हीं के, यानी जो ईरानियन है, जो रिजीम से नाराज हैं, उन्हीं को मोसाद ने तैयार किया था और उन्होंने अंदर से हमला किया। ये बहुत बड़ी बात। अब दोबारा मोसाद के लोग हैं, सारे लोग खत्म नहीं हो गए, हालांकि बहुत सारे उसके बाद गिरफ्तारियां हुई, कई लोगों का एग्जीक्यूशन हुआ, फांसी भी चढ़ाए गए, लेकिन फिर भी मोसाद का वहां एक एक एलिमेंट है, और वो एलिमेंट मैं बताता हूं आपको क्या है, शायद पहली बार इसका खुलासा हो रहा है। एक पार्टी है MEK करके, जो अपने को पीपल्स मुजाहिदीन कहती है या रेड मुजाहिदीन कहती है। ये पुराने कम्युनिस्ट हैं जो 1979 में शाह के खिलाफ लड़े थे और आयतुल्लाह खुमैनी की फोर्सेस के साथ मिलकर। उसके बाद फिर आयतुल्लाह खुमैनी से इनका जब जब वो शाह चले गए, तो फिर उनमें आपस में लड़ाई हुई जो सिविल वॉर झगड़ा हुई, हो गया। और ये MEK के लोग वहां छोड़ के चले गए ईरान। फिर इनको मोसाद और CIA ने इनको खड़ा किया। और अभी जो पूरी बात आ रही है कि जो मस्जिदों पे हमले हुए हैं, ये हुए हैं, ये कुछ कम्युनिस्ट थिंकिंग के जो लोग हैं, जो अब MIK। प्रो MEK MEK। MEK। बल्कि आज अमेरिका में एक बड़ी घटना हुई, आज की बात है, LA में, जब प्रो शाह फोर्सेस डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, तो MEK की एक ट्रक आई और उसने
वो घुस गई उनके अंदर, क्योंकि उनका इख्तलाफ शाह से भी है। उनका नारा है ना मुल्ला ना शाह, ये MEK का नारा। तो ठीक ये ठीक लोग, है। इन लोगों ने एक बड़ी भूमिका निभाई है जी, और अभी भी निभा सकते। आप मोसाद का नेटवर्क है, और अमरीश मिश्रा जो एक्सपर्ट हैं, और जनवरी के शुरुआती हफ्ते में ये ईरान में ही थे, उसके और ये जब हिंदुस्तान लौटे उसके बाद वहाँ पर हालात और बिगड़ने लगे। एक चीज़ और मैं आखिरी सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे। आप कह रहे हैं कि जंग हो सकती है, क्योंकि आज स्पीकर ने कहा कि भाई हम अटैक कर सकते हैं, वी कैन बी द फर्स्ट, पहला अटैक हमारी तरफ से भी हो सकता है। अ, क्या अगर मान लीजिए ईरानी अगर हमला करता है या ऐसे हालात ट्रंप पैदा कर देते हैं, तो जो मुस्लिम कंट्रीज हैं ईरान के चारों तरफ, और उसमें जो जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, UAE है, जिसको हम लोग दुबई भी बोलते हैं, हालांकि दुबई एक एमिरेट्स है उनका, UAE है, फिर इधर कतर है, बहरीन है, ओमान है, सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा देश है, और भी कई देश हैं। क्या ये जो देश हैं, इस्लामिक मुल्क हैं ईरान के चारों तरफ, इनका स्टैंड क्या होगा? कि ये फिर अ, अमरीकी जहाज़ों को अपनी ज़मीन देंगे, या ये न्यूट्रल रहेंगे, तटस्थ रहेंगे? इसको लेकर कोई इनपुट आपके पास है, अगर जंग की नौबत आती है? देखिए, बहुत बड़ा ये सवाल है, और ये उस समय में जब ईरान में था तो इस पे बहुत डिटेल डिस्कशन भी हुआ था पत्रकारों से, एक्सपर्ट से वहां पर। जी, तो अब आप देखिए दो सिनारियो, एक तो ये है कि अमेरिका के जो बेसिस है, मिलिट्री बेसिस, वो इन सब देशों में है आपने जिनका नाम लिया, जी। बहराइन में है, UAE में है, अबू धाबी में अलग है, कहीं अलग कुवैत है, में है, कुवैत में है, वो सब कुवैत काफ़ी में ज़्यादा। है, जी। सऊदी अरेबिया कतर में है। है, सऊदी अरेबिया में है, जी, सऊदी अरब में। और सीरिया में तो वहीं, और इराक सीरिया बॉर्डर पे भी है। तो अब ये जो बेसिस हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अरब देशों में बेसिस हैं, खासतौर पे सऊदी अरेबिया से, कतर में भी बेसिस, तो ये जो बेसिस हैं, इन पे क्या ईरान हमला करेगा? क्योंकि ईरान ने कहा है कि हम हमला करेंगे, और 12 दिन के युद्ध में उसने आखिरी हमला ईरान ने वहीं किया था, कतर कतर के पे बेस किया था। पे, जी, जी। अल उदैद बेस। चलिए, चलते-चलते एक सवाल और बता दीजिए। रूस और चाइना, रशिया और चाइना, पुतिन और शी जिनपिंग, जंग होती ये दोनों कहाँ खड़े हैं? क्या ये पीछे से गोला बारूद देंगे, या इनके फाइटर्स आगे आके जंग का मोर्चा संभालेंगे? पीछे से रहेंगे, आगे से रहेंगे, तटस्थ रहेंगे? शॉर्ट में, आपके पास 1 मिनट का वक्त है। देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले एक तो वो सीधे, नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स तो सीधे आ सकते हैं, ओके। पूरी पूरी तैयारी, और चाइना और रशिया चुपचाप नहीं बैठेंगे। ईरान के बहुत सारे डिफेंस सिस्टम्स, हथियार, बहुत सारी ऐसी चीजें जो अमेरिका को एंटिसिपेट कर सकती है कि अमेरिका क्या करने वाला है, जवाब दे सकती हैं, वो चाइना और रशिया के ही हैं। और वो हम्म। लोग जो हैं पूरा इसमें वहां पर रशियन और चाइनीज एक्सपर्ट्स भी तेहरान में इस समय हैं। ऐसा नहीं कि केवल ओके। हथियार, उनके लोग भी हैं, और वो भी मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को कि हम इसको दूसरा वेनेजुला नहीं होने देंगे। ये ओके। देखिए, एक जो एक बात है, तो इससे ये विश्व युद्ध की जो बात है, चलिए विश्व युद्ध की बात लास्ट में आती है। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट तो हो ही जाएगा ना, मिडिल ईस्ट में पूरा, जी। मिडिल ईस्ट में तो हो ही जाएगा पूरा, और फिर एक उसको वर्ल्ड वॉर में तब्दील होने में कितना टाइम लगेगा? ऐसे ही तो वर्ल्ड वॉर शुरू होती है। एक छोटा-सा जवाब, क्योंकि इज़राइल पर भी आप बराबर नज़र रखते हैं। क्या इज़राइल में एक बहुत बड़ा यहूदियों का तबका है जो जंग नहीं चाहता है, जो नेतन्याहू के खिलाफ है? क्या वहाँ की कोई इनपुट है आपके पास? जी बिल्कुल, अभी लेटेस्ट इनपुट है कि एक तो वहां पर जो मोसाद का जो एक एक ईरानी आदमी था, मेहदाद करीमी उसका नाम, वो जो वहां से तेल अवीव से बैठ के ईरान के प्रोटेस्ट डायरेक्ट कर रहा था, तो ईरान की एजेंसी हंडाला ने उसको एक्सपोज किया, तो वो पूरा शट डाउन करना पड़ा तेल अवीव को। एक तो ये, दूसरा जो चैनल 12 है और जो हिब्रू वेबसाइट्स है वहां की, जो उनकी भाषा है हिब्रू, इजराइल की, तो वहां उसमें वो जो प्रमुख एक नेतन्याहू के बहुत क्लोज इंटेलेक्चुअल हैं, और जिनसे मेरी भी बातचीत हो चुकी है, जो उनका नाम है इहुद यारी। तो इहुद जी। यारी ने आज स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा है कि इजराइल में ऐसा लग रहा, इजराइल का ये असेसमेंट है कि अभी तख्ता पलटने की स्थिति तैयार नहीं हुई है, परिपक्व नहीं हुई है, और उन्होंने बल्कि एक ये भी कह दिया कि हमारी एनालिसिस वो ज्यादा बहुत आगे बढ़ी हुई थी। इसका मतलब है कि इजराइल के एस्टैब्लिशमेंट में डिवीजन है।
क्योंकि नेतन्याहू के खिलाफ बहुत सारे लोग हैं वहां पर, आप जानते ही हैं, वो उसकी ठीक वजह है, है ठीक है। बहुत सारी। नेतन्याहू के अगर अली खामनेई के खिलाफ वहाँ कुछ लोग हैं जो शाह के लोग हैं, अगर खामनेई के खिलाफ हैं तो इधर नेतन्याहू के भी खिलाफ बहुत से लोग हैं। दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये कही कि इज़राइल के एक्सपर्ट्स, इज़राइल की इस्टेब्लिशमेंट यानी वहाँ की सरकार में 2 पार्ट हैं। एक चाहते हैं जंग हो, एक चाहते हैं जंग ना हो, इससे नुकसान होगा। तीसरी बात, जो सऊदी अरब सबसे बड़ा मुल्क है, उसकी यूएई, हम दुबई कह सकते हैं, दुबई से खटपट हो गई और इसलिए खटपट हो गई क्योंकि वहाँ पर मोसाद का बेस जो है मजबूत हो रहा था। तो सऊदी अरब ने एक नए तरह के समीकरण मध्य एशिया में बना दिए। अगर सऊदी अरब, जिसको हम अमेरिका का अलाई, अमेरिका का साथी देखते हैं, अगर वो दूर हो रहा है अमेरिका से, तो कहीं ना कहीं ईरान की एक पेशबंदी कर रहे हैं बड़े, उसमें मुल्क हैं, टर्की है, उसमें सऊदी अरबिया है, उसमें और बहुत से मुल्क हैं जो सामने आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ इन्होंने कही है कि रशिया और चाइना, ये अभी तक गोला बारूद, अभी तक हथियार, टेक्नोलॉजी ईरान को दे रहे हैं, लेकिन वो देख रहे हैं कि ईरान को कहीं पार्ट 2, वेनेजुएला का पार्ट 2 ना बना दें ट्रम्प। जो उन्होंने हरकत लैटिन अमेरिका में की वो मिडिल ईस्ट में ना करने, इसको लेके सब चौकन्ने हैं। और जंग जो है उसमें कूदना ट्रम्प के लिए इतना आसान नहीं, भले ही मुहाने पर ये जंग हमको खड़ी दिखती है। फिलहाल आने वाले जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सबसे बड़ा रोल इसमें ईरान की आर्मी का होगा कि वो ईरान की आर्मी खामनेई के साथ रहती है या प्रोटेस्टेंट्स के साथ मिल जाती, जनता के साथ जाती है, या फिर वो खामनेई के साथ जाती है, या वो बैरक में रहती है, सड़कों पर नहीं आती। बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा। अमरीश भाई, आप आए और जितनी जानकारी आपकी है, मुझे लगा कि मैं आपके साथ इंसाफ नहीं कर पाया। आपसे कम से कम 1 डेढ़ घंटे की पॉडकास्ट होनी चाहिए, लेकिन मैं पॉडकास्ट करता नहीं, मैं रोज़ की खबरें करता हूँ। लेकिन फिर भी आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आप इन डेवलपमेंट्स को देखते रहें, क्योंकि कभी भी स्थिति विस्फोटक हो सकती है और तब हमारे दोस्तों को आपकी ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू सो मच मिस्टर मिश्रा, थैंक यू सो मच।